हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 इसका पार्ट फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हमारे चैप्टर्स का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे मन में जेनेटिक्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आते हैं। जैसे कि आपने अगर कभी सोचा होगा कि जो एलिफेंट होता है उसका जो बेबी है वो हमेशा एलिफेंट को ही क्यों जन्म देता है, किसी अन्य एनिमल्स को क्यों नहीं दे सकता है। इसी तरह से जो मैंगो का सीड है, मैंगो के सीड से केवल मैंगो ही प्लांट क्यों होता है, कोई अन्य प्लांट क्यों नहीं। इसी तरह से ऑफ स्प्रिंग यानी कि जितनी भी संतानें होती हैं वो अपने ही पेरेंट्स से कैसी होती हैं, मिलती जुलती होती हैं, पर क्या ये अपने पेरेंट्स से बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं या उनके गुणों में कुछ क्या डिफरेंस दिखता है। पर आपने कभी आश्चर्य किया होगा कि सिबलिंग कभी भी एक जैसे या फिर कभी अलग अलग दिखते हैं। सिबलिंग मतलब एक समान जो होते हैं, ऑफ स्प्रिंग। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जेनेटिक्स में जिनके बारे में क्या हम स्टडी करेंगे, किसमें, इस चैप्टर में, किसमें, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब इसमें आपने देखा होगा बेटा कि जो जेनेटिक्स के ऐसे अनेक क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे और उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशन क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज इनहेरिटेंस, सबसे फर्स्ट हमारी डेफिनेशन है कि व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस बेटा वह प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो करेक्टर का ट्रांसफर होता है, किससे, पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। करेक्टर का जो ट्रांसफर होता है माता पिता से उनके ऑफ स्प्रिंग में, प्रोजनी में, संतानों में बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। ये किसके बेस पर होती है, किसके आधार पर होती है, हेरिडिटी के बेस पे। अब बात नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वेरिएशन। ये क्या वेरिएशन क्या है। तो अब वेरिएशन आपने पढ़ देखा भी होगा और आपने इससे पहले कुछ 10th क्लास में जेनेटिक्स में थोड़ा सा पढ़ा होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जो ऑफ स्प्रिंग है उनके करेक्टर में क्या होता है, डिफरेंस होता है। जैसे आप में आपके पेरेंट्स हैं तो आपके पेरेंट्स के करेक्टर आप में है, लेकिन उनमें क्या है, कुछ डिफरेंस है। आप में अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते तो हैं लेकिन क्या है, डिफरेंट। तो जो न्यू जनरेशन आएगी, जो आगे की पीढ़ी होगी, वो कैसी होंगी, उनमें कुछ न कुछ वेरिएशन होगा। जैसे आपके पेरेंट्स का कलर एकदम व्हाइट है तो और आपके फादर का कलर थोड़ा सा कम है, तो हो सकता है कि उन दोनों की कॉम्बिनेशन से जो आप में तो उसका जो कलर क्या होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, वेरिएशन। मतलब माता पिता तथा जो संतानों के करेक्टर के बीच जो भी डिफरेंस होता है वही हमारा क्या कहलाता है, वेरिएशन। अब आपकी एनसीईआरटी में दिया है कि मनुष्य को अगर बोला जाए कि तो वो 800 से 1000 बिफोर क्राइसिस पूर्व ये देखा गया था, ये पता चल चुका था कि वेरिएशन का कारण क्या है। ये जो वेरिएशन है, वेरिएशन आगे आ रहा है, इसका जो रीजन है वो क्या है, इस वेरिएशन का रीजन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही छुपा हुआ है। इसका रीजन कि जितने भी वेरिएशन आते हैं वो जेनेटिक्स में वो किसके थ्रू आ रहे हैं, वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इनका एक क्या है, एक कारण छुपा हुआ है, एक रीजन है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो करेक्टर नॉर्मली में मनुष्य में या फिर प्लांट या एनिमल्स की जो वाइल्ड पॉपुलेशन में जो प्रेजेंट होती है, क्या नेचुरल वेरिएशन, उसको ही क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट किया जाता है और जो कि काफी कैसा होता है, बेनिफिशियल होता है। मतलब अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं तो आपकी एनसीईआरटी में भी ये एग्जाम्पल दिया है कि एंसेस्टर वाइल्ड काऊ में हमने देखा कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन द्वारा उसमें क्या किया गया, डोमेस्टिकेशन द्वारा बहुत ही गुड क्वालिटी की इंडियन ब्रीड को क्या कर लिया गया है, प्राप्त कर लिया गया। यानी कि अगर उस काऊ का हम नाम बताएं तो ये काऊ ना पंजाब में प्रेजेंट थी। इसका नाम है साहिवाल काऊ इन पंजाब। ये जो पंजाब है, ये जो पाकिस्तान में, पंजाब का आधा पार्ट पाकिस्तान में है और आधा इंडिया में है। तो जो पाकिस्तान में आधा पार्ट है वहां पर ये काऊ पाई जाती थी, जिसका नाम क्या था, साहिवाल काऊ, जो कहाँ पे थी, पंजाब में। लेकिन इसकी जो साहिवाल काऊ थी तो इसमें क्या किया गया कि हमारे गवर्नमेंट सोचा कि अपने मिल्क की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए तो इस काऊ में क्या किया, वेरिएशन के मतलब हाइब्रिडाइजेशन करवाया किसी दूसरे डोमेस्टिकेटर, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से उसमें क्या किया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा, जो डोमेस्टिकेशन द्वारा जो अच्छी इंडियन ब्रीड को क्या कर लिया, उससे इंसेमिनेशन करवाया
उसके से जो न्यू काउ न्यू, तो देखा कि इस तरह इंसेमिनेशन से क्या हुआ कि जो साहिवाल काऊ थी उससे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस, जो कि हाइब्रिडाइजेशन से इतना मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, इस तरीके से जो हाइब्रिडाइजेशन से साहिवाल जो मेन काऊ है, मेन नस्ल है, वो क्या है, खत्म हो जा रही है। फिर क्या किया, इस हाइब्रिडाइजेशन को गवर्नमेंट ने बंद करवाया। क्यों? क्योंकि जो साहिवाल काऊ है वो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रही थी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं बात करूं कि जो एंसेस्टर के कुछ कैरेक्टर में हैं, जो इनहेरिटेंस, जो वेरिएशन के बारे में अगर मैं पता था तो, लेकिन क्या हुआ, उनके इन फ्रोमना, उनके इन सारे जो फ्रोमना थी, जो ये घटनाएं थी, इनके जो साइंटिफिक आधार के बारे में जो नॉलेज थी लोगों को, जो साइंटिस्ट को नॉलेज थी कि जो वेरिएशन आ रही है, इनके बारे में जो नॉलेज थी वो बहुत ही उस टाइम पे क्या थी, कम थी। अब इस चैप्टर का जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, इसको हम स्टार्ट करने से पहले, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को, उससे पहले हम कुछ आपको टर्मिनोलॉजी के बारे में बताएं जो कि बहुत ही इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंस है, और इन टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे फर्स्ट टर्मिनोलॉजी आपकी है होमोलोगस क्रोमोसोम। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है। सेकंड आपका क्या है, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। देन जीन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज जीन, जीन क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में एलील्स को, फिर होमोजाइगस, फिर हेट्रोजाइगस, इसके बाद फिनोटाइप, और हम पढ़ेंगे लास्ट में फिर क्या, जीनोटाइप। जब हम इन टर्मिनोलॉजी को स्टडी कर लेंगे, इसके बाद हम देखेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अब होमोलोगस क्रोमोसोम का ये क्या है, तो सेम जीन प्रेजेंट इन सेम लोकेशन, सेम पॉइंट, दिस इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ कि ऐसे क्रोमोसोम जो सेम लेंथ के होते हैं और सेम जगह पर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, होमो। होमो का मतलब आप लोग जानते हैं कि होमो का मतलब क्या होता है, सेम। इन ह्यूमन बींग्स, आपको पता है ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो 22 क्रोमोसोम है वो सेम लेंथ के होते हैं, सेम पॉइंट पर होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो 23 वाला क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, वो डिफरेंस होता है। इट मीन्स वो डिफरेंट होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा। तो जब डिफरेंस आ जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं हम, हेट्रो कंडीशन, क्या बोलेंगे, हेट्रो। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप लोग देखना। एक एग्जाम्पल में मान लो मैंने एक कि ये क्रोमोसोम बनाया है, ये क्रोमोसोम मैंने आपको बताया, और एक के दूसरा क्रोमोसोम ये है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि ये जीन इस पोजीशन पर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो वही जीन सेम इस पोजीशन पर प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं है कि ये जीन यहाँ पर प्रेजेंट है तो दूसरा जीन यहाँ पर। तो इसी तरह से इसमें कि यहाँ पर जीन प्रेजेंट है, उससे दूसरा जीन यहाँ पर, ये क्रोमोसोम ऐसा होगा, इक्वल होंगे, इक्वल पोजीशन पर जो जीन प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके के क्रोमोसोम को हम बोलते हैं क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब मैंने कहा कि हेट्रोलोगस क्रोमोसोम, तो मैंने आपको बताया कि एक ऐसे मैंने बना दिया और दूसरा मैंने क्या, ये ऐसे छोटा बड़ा, यानी कि इनके दोनों, इनमें क्या है, सॉरी आपको देखो, इसमें ये क्रोमोसोम इतना लंबा, ये कैसा है, शॉर्ट। तो इसमें क्या है, एक जीन यहाँ पर प्रेजेंट है, दूसरा यहाँ पर। तो ये कैसी होगी, कंडीशन चेंज, दिस कंडीशन इज चेंज इज नॉट पॉसिबल, दैट क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्या, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। दिस इज कॉल्ड होमोलोगस एंड दिस इज कॉल्ड हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। आई होप आपको क्लियर होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम और हेट्रो, यानी कि जीन सेम पोजीशन पे होंगे, ये क्रोमोसोम कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसी तरह ह्यूमंस में 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। 23 क्रोमोसोम में जो 22 क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वल शेप एंड साइज के, और उनमें जीन सेम पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं। कैसे, सेम पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो 23 वाला होता है क्रोमोसोम, वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है। तो उसी डिफरेंट क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम। आई होप आपको क्लियर होगा। यानी कि जो जीन की पोजीशन होगी होमो में, वो कैसी होगी, जीन की पोजीशन होमो में सेम होगी, और जीन की पोजीशन हेट्रो में कैसी होगी, डिफरेंट होगी। आई होप हेट्रो होमो आपको क्लियर होगा। अगर नहीं हो तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना लेंगे क्या, जीन। सबसे ज़्यादा होता है कि
स्टूडेंट को मोस्टली कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज जीन, जीन क्या है। तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए, और एक डीएनए के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन। और वो क्या होते हैं कि उन जीन की अलग अलग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आई का जो जीन है वो क्या है, डीएनए में प्रेजेंट होता है, लेकिन कोई भी जीन हाइट के लिए होता है, कोई जीन अपने कलर के लिए होता है, कोई हेयर के लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह से पूरी तरह से एक क्या है, डीएनए में बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ आपको कि जैसे मैंने आपको ये डीएनए बनाया आपका, ठीक है। तो इस पोजीशन पे भी मान लो यहाँ पर एक प्रेजेंट है आई का जीन, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक आई का जीन प्रेजेंट है, दिख रहा। और एक जीन यहाँ पर है, जो जीन किसके लिए है, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस डीएनए में यहाँ पर जो जीन है वो स्किन के क्या है, स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह बॉडी के हर ऑर्गन के लिए क्या होता है, कलर की हर ऑर्गन के लिए एक क्या और रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन। यानी कि एक डीएनए में बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन। आई होप आपको जीन क्लियर हुआ होगा। अब जीन के बाद में बात आती है किसकी, एलील्स की। व्हाट इज एलील्स। तो अब मैं आपको बताऊं कि एक जीन में ही एलील्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक जीन में दो या कई एलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी आई है, अब ये आई आपकी कैसी है, एक तो आपकी आई कैसे का कलर कैसा हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। दूसरा आपकी आई का कलर कैसा हो सकता है, ब्लैक के साथ में आपकी आई का कलर कैसा होता है, किसी किसी की आई आपने देखा होगा कि ब्लू। तो ये क्या थे आपकी आई का, ये आपके एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आई के कलर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है आपका, एलील्स। ये आपकी इसी तरह हाइट आपकी क्या हो सकती है, टॉल भी हो सकते हैं आप। उसके बाद क्या हो सकते हैं, ड्वार्फ भी हो सकते हैं। स्किन का कलर कैसा हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। स्किन का कलर कैसा हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। तो ये क्या थे डीएनए के अंदर जीन, और ये क्या है आपके एलील्स। अब ये ब्लैक को हमने मान लो ये जो ब्लैक आई है डोमिनेंट फेज है, तो हमने इसको कैपिटल बी से कर लिया। ये क्या है, रिसेसिव ब्लू कलर रिसेसिव, तो हमने इसको स्मॉल बी से। इसी तरह से ये टी, और ये क्या है, ड्वार्फ रिसेसिव करेक्टर हो सकता है, तो रिसेसिव को हम आपको भी पता है कि स्मॉल टी से हम नोट करते हैं। तो ये यानी कि जीन की जो अल्टरनेट फॉर्म है वही फॉर्म आपकी क्या कहलाती है, एलील्स। क्या कहलाती है, एलील्स। यानी कि मैंने आपको फिर से बोल रही हूँ बेटा कि जिन जीन और एलील्स में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ये आपका क्या है, आपका डीएनए। ये आपका क्या है, डीएनए। और ये कलर ये आपके क्या है बेटा, जीन। और ये जो आपका वाइट कलर ब्लू कलर ये सारे क्या हैं, आपके एलील। आइए आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आपका आता है कि होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोलॉगस क्रोमोसोम के बारे में पढ़ चुके हैं, हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम भी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारा है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। अब हम देखेंगे कि ये होमोजाइगस और ये हेट्रोजाइगस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यानी होमोजाइगस। तो होमोजाइगस में क्या होता है कि जितने भी एलील्स हैं वो सेम होंगे। मतलब होमो का मतलब ही क्या है, इक्वल, सेम, एक जैसे। अगर मैं आपके होमोलोगस का एग्जाम्पल लूँ मैं, तो देखो होमोलोगस। तो होमोलोगस में मैंने बताया आपको कि जो जीन होंगे, सॉरी वो एलील्स होंगे, वो कैसे होंगे, एक जैसे दिखेंगे। मतलब अगर डोमिनेंट कैरेक्टर आए तो कैपिटल टी, ये आपके क्या है, एलील्स, सॉरी कैपिटल टी। और यहीं पे यानी कि दोनों कैसे हैं, सेम, इक्वल। अगर स्मॉल ड्वार्फ कैरेक्टर आए स्मॉल टी, मतलब कैसे होंगे, इक्वल। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऐसे एलील्स जो एक जैसे हों, मतलब सेम हों, वो क्या कहलाते हैं, आपके होमोलॉगस। अब बात आती है हेट्रोलॉगस की। तो अब मैं बात करूं किसकी, हेट्रोलॉगस। तो हेट्रोलॉगस में क्या होता है कि जो एलील्स हैं वो डिफरेंट होंगे। एलील्स डिफरेंट होंगे। डिफरेंट का मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि एक क्या होगा, कैपिटल टी, तो दूसरा क्या होगा, स्मॉल टी।
तो ये कैसी कंडीशन हो गई, हेट्रोलॉगस कंडीशन। और याद रखना कि उसमें होमोलॉगस में क्रोमोसोम नंबर लिखते हैं, जैसे 23 क्रोमो, यहाँ पर क्या है, एलील्स की ही क्या होती है, अल्टरनेट फॉर्म। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जीन क्या है, डीएनए, डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन, और जीन के अंदर क्या होता है, एलील, यानी कि जीन की अल्टरनेट फॉर्म ही आपकी क्या कहलाती है, एलील्स। आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। कि जीनोटाइप, देखो फिनोटाइप में क्या होता है कि हम फिजिकल अपीयरेंस को देखते हैं। मतलब फिजिकल अपीयरेंस मतलब जैसे आप जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस मतलब जिनको, जैसे मैंने आपको बताया कि फिनोटाइप में हम किसको देखते हैं, फिजिकल अपीयरेंस को। किसको देखते हैं, फिजिकल अपीयरेंस को। इसमें फिजिकल अपीयरेंस मतलब अगर मैं एग्जांपल लूँ, किसी की हाइट है तो वो मतलब शॉर्ट है या लॉन्ग है, तो हम इसको देख सकते हैं कि जैसे कि टॉल। अब जैसे किसी की स्किन का कलर कैसा हुआ, वाइट, तो हम ये क्या है, फिनोटाइप का है, फिजिकल अपीयरेंस को हम देख सकते हैं, वो आपका क्या है, फिनोटाइप। इसके बाद आपकी हम बात करें अगर किसकी, जीनोटाइप की। तो जीनोटाइप में क्या होता है बेटा कि हम जीन की स्टडी करते हैं, मतलब हम जीन को देखते हैं। ये जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड होता है, किस पे, जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड होता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें हम क्या देखेंगे, जेनेटिक लेवल पे, यानी कि ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, और या फिर कैपिटल टी, स्मॉल टी, तो ये आपके क्या है, जीनोटिपिक। अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक हम आगे स्टडी करेंगे, आपने 10th में वैसे पढ़ा होगा, इतना तो आपको पता होगा कि ये जीनोटाइप में क्या देखते हैं, हम जीन को देखते हैं, जीन की स्टडी करते हैं, और फिनोटाइप में क्या, फिजिकल अपीयरेंस को। आई होप आपको जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों ही क्या होंगे, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि मेंडल ने जो स्टडी की थी वो किस पे की थी, पी प्लांट पर। ग्रेगर मेंडल ने स्टडी की थी पी प्लांट पर। तो अभी पी प्लांट में उन्होंने बताया था कि एक थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिएगा इस टॉपिक के बारे में, कि जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हम लोग मेंडल्स के लॉ के बारे में पढ़ेंगे, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बारे में आप लोग थोड़ी सी नॉलेज मतलब रख लो, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि जो मिड 19th सेंचुरी में या मिड 19th सेंचुरी के यस में जो इनहेरिटेंस को समझने में के संबंध में क्या हुई है, बहुत ही मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि बहुत ही मिड 19 में जेनेटिक्स के बारे में काफ़ी प्रगति हो चुकी थी, बोल सकते हैं हम। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले जो जिस पर स्टडी की, जिस प्लांट पर, वो प्लांट था गार्डन पी पर इन्होंने 7 ईयर यानी कि 1956 से 1863 तक इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे। किसने, वो भी किस पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिसको उन्होंने दिया था कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को उन्होंने क्या किया था, प्रपोज किया था। कब, 1856 से 1863 तक इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, और जो उन्होंने प्लांट लिया वो कौन सा लिया था, पी। और कितने, ये क्वेश्चन आता है कि कितने ईयर स्टडी की, तो कितने ईयर, 7 ईयर, कितने, 7 ईयर। इसके बाद में कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की, कुछ मैथ है, क्योंकि जो मेंडल बहुत ही क्या थे, इंटेलिजेंट थी। उन्हें मैथ भी आता था, मैथ के साथ उन्हें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी आती थी, उन्हें बायोलॉजी भी आती थी। तो मेंडल ने जो स्टडी करने के लिए सिर्फ किसको लिया, पी प्लांट को। अब ये उन्होंने सिर्फ, ये भी क्वेश्चन आता है कि केवल पी प्लांट को ही उन्होंने क्यों रिकॉग्नाइज किया, या पी प्लांट को क्यों लिया, क्योंकि अगर वो पीपल का भी ले लेते, क्योंकि पता है कि पीपल का जो एक बार अगर आपने प्लांट लगाया तो वो हजारों ईयर्स 200 से 300 ईयर तक वो लिव लॉन्ग रहता प्लांट। तो उसमें वो सेल्फिंग नहीं करवा सकते थे, तो उन्हें एक ऐसा प्लांट लेना था जिसमें क्या हो, सेल्फिंग वो करवा सकें। इसलिए उन्होंने क्या किया, पी प्लांट को ही चूज किया।
और क्योंकि उसको क्या है बहुत जल्दी हम सेल्फिंग करा सकते हैं और क्या है उसमें ज़्यादा कुछ मंथ ही लगते हैं। लेकिन इन इन मेंडल के ये सारे जो उन्होंने करेक्टर में जो हाइब्रिडाइजेशन करवाया उसमें कितने ईयर लगे थे, 7 ईयर। अब जो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट में जो लार्ज नंबर ऑफ क्या थी सैम्पलिंग साइज में उनको क्या है कलेक्ट डाटा दिया, और जो मेंडल द्वारा टेस्ट प्लांट में जो सक्सेसिव जनरेशन पर किए गए थे जो एक्सपेरिमेंट, उनके सफल होने पे क्या हुआ, वो जो भी मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए जब वो सफल हो गए तो उनको क्या किया गया, प्रूव किया उन्होंने। मेंडल ने क्या किया, प्रूव किया कि मेंडल के जो इनहेरिटेंस रूल में वो क्या थी, व्यापकता थी, और वो केवल क्या थे, अंडरस्टैंडिंग आइडिया थी, यानी कि उनके अपुष्ट विचार नहीं थे, वो एक अंडरस्टैब्लिश आइडिया उन्होंने दिए थे। किसने, मेंडल ने। इसी तरह से मेंडल ने जो पी प्लांट में कुछ कैरेक्टर पर क्या किया, विचार किया, और उनके क्या किया, अपोजिट ट्रेट को लिया। अपोजिट ट्रेट का मतलब क्या लिया कि जैसे कि एक उन्होंने क्या लिया है, टॉल, और दूसरा क्या लिया, ड्वार्फ। अपो यानी कि कैपिटल टी और ये क्या, स्मॉल टी। तो पहले उन्होंने क्या किया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन्होंने इसमें क्या करवाई थी, सेल्फिंग। तो उन्होंने क्या देखा कि जो फर्स्ट F1 जनरेशन आई, उस F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट कैसे आए थे, टॉल। अब आप इसकी का इस तरीके से, तो सारे के सारे प्लांट किस तरीके से आए थे, टॉल प्लांट। ऑल प्लांट कैसे आए, टॉल प्लांट आए हुए थे। और जो इस कारण से जो मेंडल ने इनहेरिटेंस को गवर्निंग रूल्स के थ्रू पे कुछ बेसिक फ्रेमवर्क उन्होंने तैयार किया था। मतलब मेंडल ने जो भी स्टडी की थी उस स्टडी पे उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से एक बोल सकते हैं एक मैप तैयार कर लिया था, एक मैप सा फ्रेमवर्क करवा लिया था बेसिक पे। और आपको पता है कि जो मेंडल्स की जो थ्योरी थी, जब तक ये उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि मेंडल जब तक जिंदा थे तब तक उनके इस खोज के बारे में किसी को ही क्या है, बिलीव ही नहीं हुआ, और ना ही उन्हें इसका क्रेडिट मिल पाया। उनका क्रेडिट कब, जब आगे अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि उन्हें क्रेडिट कब, किस ईयर में मिला और कैसे मिला। आई होप आप ये टर्मोलॉजी जो मैंने आपको बताई है ये आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी कि मेंडल ने किस तरीके से। अभी हम आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि ट्रू ब्रीडिंग क्या है, उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग को किस तरीके से लिया, कितने कैरेक्टर लिए, फैक्टर, डोमिनेंट ट्रेट, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो, जो डाउट हो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।